नमस्कार दोस्तों। तो फिजिक्स में हम जो पार्ट पढ़ रहे थे उसमें बल तक हम लोगों ने पहले बात कर ली थी। बल का लास्ट पार्ट, बल के टाइप वगैरह मैंने बता दिए थे। आगे हम उससे आगे बात करेंगे। उम्मीद है आपको पीछे के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग जिस भी माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। चलिए आज मैं आगे उस चीज़ को बढ़ाता हूँ। वहीं से हम इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे होंगे। बल का जो पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट या एक या दो पॉइंट बल के रूप में बचे हुए हैं। पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ रहे होंगे। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने बल के बारे में बता दिया था कि बल किस प्रकार कार्य करता है, क्या क्या चेंजेज होते हैं बल के कारण, और इसके अलावा बल के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी मैंने बता दिया था। अब कैसे कैसे कार्य कर रहा होता है वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है या अन्य कोई भी बल है, उनको एक अलग पॉइंट के रूप में, अलग चैप्टर के रूप में हमें पढ़ना है, तो विस्तार से हम वहाँ अध्ययन करेंगे। लेकिन जितनी चीज़ें हमारे लिए यहाँ काम आएगी इस चैप्टर के अंदर, वो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। चलो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। बल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, अगर उस बल के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, बल के बारे में अगर सब कुछ चीज़ें हमें जाननी है तो 3 पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन कौन सा? पहला पॉइंट होगा बल का क्रिया बिंदु। बल का क्रिया बिंदु। दूसरा, बल की दिशा। बल की दिशा। और तीसरा पॉइंट, बल का मान। इसको परिमाण लिख देता हूं मैं। वैल्यू जितनी भी होगी, कितनी वैल्यू होगी इसके बल की, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। बल का क्रिया बिंदु कौन सा है, बल की दिशा क्या है, बल का मान कितना है, ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो दिशा और मान के बारे में शायद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं क्रिया बिंदु के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। क्रिया बिंदु क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को यहाँ से कनेक्ट करके इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है किसी रस्सी के माध्यम से। तो जिस पॉइंट पर बल लग रहा होगा वही उसका क्या रहेगा? क्रिया बिंदु रहेगा। तो वस्तु के जिस पॉइंट पर बल लगेगा वही बल का क्रिया बिंदु रहेगा। अभी यहाँ केवल वो हम पॉइंट वस्तु, मतलब वस्तु जो हमारी रहेगी वो एक बिंदु के रूप में रहेंगी, केवल उन्हीं के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ हमारे लिए दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे, पूरी वस्तु के बारे में ले रहे होंगे, तो जो द्रव्यमान केंद्र होता है, जनरली ये माना जाता है कि बल जो होगा उसके द्रव्यमान केंद्र पर कार्य करेगा। लेकिन यहाँ में केवल क्रिया बिंदु समझ लेना, इससे इतना हमारा काम हो जाएगा। तो कौन कौन से 3 पॉइंट हो गए हमारे? पहला पॉइंट हो गया बल का क्रिया बिंदु, बल की दिशा और बल का मान। तीनों पॉइंट हमें पता होना चाहिए बल के बारे में पूरी जानकारी के लिए। और पहले बात हो चुकी है कि बल क्या है, एक सदिश राशि है। और बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma, ये चर्चा भी हमारी हो चुकी थी। F बराबर ma। तो द्रव्यमान A त्वरण था, बल F था। तो यहाँ ध्यान रखना, जो त्वरण की दिशा होगी वही क्या रहेगी? बल की दिशा रहेगी। तो त्वरण की दिशा के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। ये 3 पॉइंट हमारे ऐसे रहेंगे जो बल के बारे में हमें जानकारी के लिए होने चाहिए। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। इसमें इतनी सी चीज़ें हैं हमें केवल समझनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गति के समीकरण। गति के समीकरण। देखो, पहले मैं टर्म डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद हम पॉइंट पे आएंगे। यहां हम लिखेंगे V U A S O T के बारे में। V U A S और T। तो ये चीज़ें क्या क्या है हमें पहले ये जानकारी होनी चाहिए। तो V का जो मान होता है वो होता है वेग। तो हम पहले से लिखते हैं। यहाँ जो U होगा वो भी वेग रहेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये रहेगा कि V जो होगा वो हमारा अंतिम वेग रहेगा। अंतिम वेग रहेगा। मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ। अंतिम वेग।
और जो u रहेगा वो ये यहाँ रहेगा हमारा प्रारंभिक वेग। a हम सब जानते हैं क्या होता है, त्वरण, s विस्थापन और t समय, टाइम। ये साइन में यूज करूंगा इसके अंदर। मैंने एक बार फिर रिपीट कर दिया इन चीज़ों को, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या होना चाहिए। तो देखो समीकरण होगी, पहली जो समीकरण है वो पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा सारी। v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये गति का दूसरा समीकरण रहेगा। तीसरा समीकरण गति का जो होगा वो रहेगा v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर और प्लस में 2a और s, जितनी वेक्टर है उनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना है और बाकी ये समीकरण रहेगी। तो हमें ये याद करनी है समीकरण। भाई कई बार ये होता है जो छोटे एग्जाम रहेंगे उनमें तो समीकरण ही पूछ ली जाती है डायरेक्ट कि गति का समीकरण नहीं, दूसरा समीकरण कौन सा है, तीसरा समीकरण कौन सा है, ये कौन सा सही है, कौन सा संबंध सही है। भाई समीकरण ना देके हमें डायरेक्ट दे देगा v और u के मध्य संबंध कौन सा सही है। तो इन्हीं में से एक समीकरण हमें दी हुई मिलेगी, वो हमें देखनी होती है। तो पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, सारे साइन मैं वहां बता चुका हूँ, ये s के पदों में है और ये इस प्रकार है। तीनों जो समीकरण हैं इन तीनों समीकरणों को हमें याद रखना है। मैं अब इनके प्रूफ बता रहा हूँ। प्रूफ हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इजीली सोल्व करने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गति के जो सारे समीकरण हैं वो हम उन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम पहले ही कर चुके हैं। पहले कहा विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण, बल, जहाँ भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए वो सारे के सारे इसी समीकरण पर बेस्ड थे। चलो मैं फिर भी प्रूफ करवा देता हूँ क्योंकि कोई जो स्टैंडर्ड एग्जाम होता है उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देके हमसे इन चीज़ों पर डिस्कस करवाया जाता है। तो देखो पहला मैं समीकरण प्रूफ कर रहा हूँ। हम लोगों ने त्वरण की परिभाषा पढ़ी थी, त्वरण एक। त्वरण क्या था? वेग में परिवर्तन की दर, हमने लिखा था डेल v अपॉन टी। त्वरण था वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है वही क्या होता है? त्वरण होता है। तो देखो हम लोगों ने अभी यहाँ जो लिखे थे टर्म, उनमें मैंने बताया था कि अंतिम वेग जो होता है वो v, प्रारंभिक वेग जो होता है वो u, और तो देखो परिवर्तन क्या आ जाएगा? डेल v। तो वेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा? v माइनस u अपॉन टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग मान। तो दोनों मानों में डिफरेंस जब निकाल लेंगे तो वो किसके परिवर्तन के बराबर आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी, और ये आ जाएगा। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, इस टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा v माइनस यू बराबर 80 हो जाएगा, और इस u को जब इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा v बराबर u प्लस 80। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, त्वरण से रिलेटेड जो है। तो अब कई बार क्या होता है एग्जाम में हमें जल्दी करना होता है, और जब मेथड हमारे जल्दी दिमाग में नहीं आ रहा हो तो डायरेक्ट हम समीकरण भी यूज कर लेते हैं। तो इसलिए समीकरण हमें याद रखनी जरूरी है। ये समीकरण आ गई। अब दूसरी समीकरण लिखेंगे। कोई इसका प्रूफ देखना चाहता है तो लिखें जल्दी फटाफट, अगर नहीं लिख पा रहा है तो कोई स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इस चीज़ को अलग से लिख लेंगे। अब मैं दूसरी समीकरण का प्रूफ बता रहा हूँ। हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, S विस्थापन जो था वो क्या था? औसत वेग इनटू समय। विस्थापन था औसत वेग गुणा समय। तो हम इसी चीज को सरल कर लेते हैं। औसत वेग कितना होगा? अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2, और गुणा में टी है हमारे पास, वो मैंने सेम टू सेम लिख दिया है। इसको अंदर को बंद कर लें पोस्ट को।
अब इस v का मान अभी हम लोगों ने पहली समीकरण में लिखा था कि v का मान कितना होता है, v बराबर u प्लस 80। ये मान हम इस समीकरण के अंदर पुट कर देंगे बस। तो s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर हो जाएगा u जो है वो u प्लस 80 और u ये रहा बटे 2 और t इंटू में है। तो u और u 2 बार आ गया तो 2u लिख सकते हैं। 2 का भाग लगे तो u कितनी बार बचेगा, सिर्फ 1 बार। और ये केवल अकेली पद बचेगी, अकेला पद बचेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 a और t। और इस पूरे के बाहर में कितना है, t है। तो जब s लिखेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, इसको अंदर गुणा कर देना है बस, ut प्लस हाफ है 80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है। और वैसे प्रूफ में याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ किया है। इसके बाद तीसरा समीकरण है, तो तीसरे समीकरण का प्रूफ और देख लेते हैं। तीसरे समीकरण में भी हम क्या करेंगे, सेम यही पद यूज करेंगे, s औसत वेग और सम इंटू में समय आ जाएगा। तो औसत वेग कितना होगा, v प्लस u बटे 2 इंटू में टाइम ये हो जाएगा v माइनस u बटे a। अगर किसी को नहीं पता चला मैंने कैसे लिखा है तो यहाँ से ये देख ले, ये पद हमें यहाँ से किसका मान चाहिए, t का, तो इस u को इधर भेज देंगे तो v माइनस u, और t चाहिए तो a भाग में आ जाएगा। तो इस t का जो भी मान इस पहली समीकरण से आएगा वो ये आ जाएगा। पीछे वाली समीकरण में हमने t को चेंज नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं t को भी चेंज कर रहा हूँ तीसरी समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो देखो ये क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला याद होगा मैथ में, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ, a प्लस बी और a माइनस बी। ये अगर होता है तो इसका क्या आता है, a स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। फैक्टर जब करते हैं हम तब हमारे लिए ये काम आता है। तो यहाँ देखें कि ये है v प्लस यू और ये है v माइनस यू, तो क्या जाएगा v स्क्वायर अपॉन माइनस यू स्क्वायर और बटे कितना आ जाएगा 2a। ये सब कुछ किसके बराबर है, s के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as। तो तीसरी जो समीकरण हमारी है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2as, ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो प्रूफ हमें याद नहीं है तब भी काम चलेगा, लेकिन ये तीनों समीकरण याद होनी चाहिए। अब देखें इन समीकरणों को यूज कैसे करना है। भाई जितनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तब प्रॉब्लम वहीं आती है कि कौन सी चीज़ कब हमें यूज करनी है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, भाई ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें ऐसा ही करना होगा हर बार, लेकिन मैं हल्का सा हिंट आप लोगों को दे देता हूँ ताकि पता चले कि भाई कौन कौन सी समीकरण कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। देखो हम लोगों ने कौन कौन से साइन यूज किए थे, v u a s और t, ये पॉइंट है। तो इनमें से क्या होगा, हमें 2-3 देके कोई अलग चीज़ें हमसे पूछ रहा होगा। तो यहाँ देखें v है, u है, a भी है और t भी है, सिर्फ क्या नहीं है, s नहीं है। तो इस समीकरण में s का कोई भी पद नहीं है, विस्थापन का कोई भी पद नहीं है। जब हमें ना तो विस्थापन दे रखा हो और ना ही विस्थापन से रिलेटेड हमसे कुछ भी पूछ रखा हो, तब हम क्या कर सकते हैं, पहली समीकरण को यूज कर सकते हैं। विस्थापन अगर नहीं दे रखा और ना ही पूछ रखा है विस्थापन के बारे में कुछ भी, तब हम कौन सा पार्ट यूज कर सकते हैं, पहला। यहाँ देखें कौन सा पद नहीं है, s भी है, u है, t है, a भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है इसमें, v नहीं है। और v का मतलब अंतिम वेग। अगर अंतिम वेग के बारे में हमसे ना तो कुछ दिया गया और ना ही अंतिम वेग के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो अब हम कौन सी समीकरण यूज कर सकते हैं, दूसरी समीकरण। इसमें देखें t का कोई भी पद नहीं है, ना टाइम दे रखा हो ना टाइम से रिलेटेड कुछ भी पूछ रखा हो, तब हम कौन सी समीकरण यूज कर सकते हैं, तीसरी समीकरण यूज कर सकते हैं।
ये हल्का सा पॉइंट है भाई, हमें यहाँ से हिंट मिल जाता है कि हम कौन से समीकरण आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं बोल चुका हूँ कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है, और ज़्यादातर ये भी हो जाता है कई बार हम गलत समीकरण यूज कर लेते हैं, तब भी आगे पीछे सोल्व हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है। मैं इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ भी करवा रहा हूँ, बाकी हम पीछे कर चुके हैं। बाकी जो पीछे के क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर लिए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इन फॉर्मूले से करने की कोशिश करना, आप देखना बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि प्रारंभिक वेग है u, इसका मान हमें दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड। u का जो मान है वो 4 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और त्वरण a जो है उसका मान दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। टाइम मान लेते हैं, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकंड। भाई एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लैंग्वेज के फॉर्म में मिलेगा, जैसे ये बोल देगा कि एक वस्तु है वो जिसका प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, वो एक निश्चित त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति कर रही है, तो 10 सेकंड बाद जो मैंने लिखा है उसका वेग ज्ञात करो। तो हम इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें काउंट कर रहे होंगे, जो दोनों पद हमारे बचे हैं वो मैं दोनों निकाल लेता हूँ। v नहीं है हमारे पास और s नहीं है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो v a t दे रखा है, ये u a t और v हमें ज्ञात करना है। तो v अगर हमें ज्ञात करना है, s के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें विस्थापन के बारे में, और मान लेता हूँ ये क्वेश्चन एक बार नहीं दे रखा है तो 2 क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे, हमें केवल एक क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर s के बारे में ना तो कुछ दे रखा है ना ही पूछ रहा है, तो कौन सी समीकरण यूज करेंगे हम लोग? पहली समीकरण यूज करेंगे। तो पहली समीकरण कौन सी होगी? v बराबर u प्लस 80, ये हमारी पहली समीकरण होगी। कुछ नहीं, सारी वैल्यू रख देनी है हमें। तो u का मान कितना है? 4 प्लस त्वरण दे रखा है 2 और टाइम दे रखा है 10, तो इसको सरल करना है बस, कुछ नहीं, ये हो गया 20 और 4 24 आ जाएगा। 24 और ये वेग है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? 24 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि हम क्या करेंगे, पहली समीकरण यूज कर लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा अनुमान लगा लेंगे कि हमें विस्थापन के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है एक बार, और ना ही हमें विस्थापन पूछ रहा है, तो हम कौन सी समीकरण यूज कर सकते हैं? पहली समीकरण यूज कर सकते हैं। v का हमारे पास मान आ गया, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 24 मीटर प्रति सेकेंड आ गई। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें हमें s विस्थापन के बारे में पूछ रहा है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगर ये डाटा मैं मिटा देता हूँ, हमें नहीं जानकर पता है इस चीज़ के बारे में, तो अंतिम वेग ना तो दे रखा है ना हमसे पूछ रहा है, तो हम कौन सी समीकरण यूज कर सकते हैं? दूसरी समीकरण यूज कर सकते हैं। देखिए s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ अंतिम वेग कहीं भी नहीं है। तो मान लो इतना ही क्वेश्चन होता और s के बारे में पूछा होता तो हम डायरेक्ट कौन सी समीकरण यूज कर लेते? दूसरी समीकरण यूज कर लेते हैं। s का मान हमें ज्ञात करना है, u का मान हमें दे रखा है 4, टाइम दे रखा है 10 प्लस 1/2, a की वैल्यू 2 है, 2 और टाइम कितना है? 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 140 और ये 100, टोटल कितना आ जाएगा? 140 मीटर। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान जब उसका प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण इतना है, टाइम 10 सेकंड है, तो उस 10 सेकंड के दौरान उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 140 मीटर हो जाएगा, मतलब वो 140 मीटर दूरी तय कर चुकी होगी स्ट्रेट लाइन के थ्रू वेग। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब इसी प्रकार के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस डाटा चेंज कर देगा, इससे ज़्यादा हमसे कुछ नहीं है। 1-2 पॉइंट यहाँ से हमें और समझने हैं। मान लो हमें क्वेश्चन में ये बोल दे कि एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना कि स्थिर अवस्था से चलने का प्रारंभ है, मतलब है कि वो प्रारंभिक जो उसका वेग है वो कितना है? 0 है। भाई स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ किया है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोल दिया जाए कि एक वस्तु जो इतने मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, या त्वरण के बारे में कुछ भी दे रखा होगा, और 10 सेकंड बाद जाके रुक जाती है, या 500 मीटर दूरी जाकर रुक जाती है, रुक जाती है, इसका मतलब उसका जो लास्ट वेग है वो कितना है? 0 है। जैसे रेलगाड़ी मान लेते हैं ये क्वेश्चन दे रखा होता हमें कि एक रेलगाड़ी अपने स्टेशन से स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है,
तब हमें क्या करना होता है, वहाँ स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग हमें क्या करना है, 0 करना है। अब मान लो हमें ये दे रखा होता कि एक रेलगाड़ी स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, तो स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, उसका मतलब उसका अंतिम वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कई बार ये पॉइंट भी यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें इनका भी ध्यान रखना है। जब किसी पोजीशन पर जाके रुकेगी तो अंतिम वेग 0 होगा, और स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करेगी तब क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब एक जो मेजर पार्ट हमारा इस चैप्टर का है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था, गति, वेग, विस्थापन, त्वरण, बाकी सारी चीज़ें हम करते हुए आए हैं। तो अब हम बढ़ेंगे इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हुए, भी कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे कार्य करती हैं। ये न्यूमेरिकली रूप से, मतलब गणितीय जो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अब अगर आगे जो चलना है वो थ्योरेटिकल रूप से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ये सारे कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनका एक साथ क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें जब मिक्स होंगी तब हम क्या कर रहे होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों पर चलते हैं। तो चलो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ और यहाँ से हमारा एक नए फ्रेश तरीके से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा वापस। देखो अब हम आगे का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे गति के नियम। न्यूटन ने जो 3 नियम दिए हैं उन चीज़ों को पढ़ना है, और जो भी एग्जाम होते हैं नियम से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितने एग्जाम्पल मैं इसके अंदर शामिल कर सकता हूँ, जितनी अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा सकता हूँ, उतनी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इसके लिए हम नेचुरल आ जाते हैं। अभी तक का जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं वो हम लोगों ने बिल्कुल जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उन्हीं को कवर किया। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी चीज़ें होंगी उसको अपनी जो जनरल लाइफ है, डेली लाइफ है, उसके साथ जोड़ता हुआ चलूँगा, तो थोड़ा सा आसान रहेगा हम लोगों के लिए समझना। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि हम क्या करेंगे, लगातार मैं एक नाम बोल लूँगा। भाई ऑफलाइन क्लास होती है तब तो हम किसी ना किसी स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो यहाँ मैं क्या काम कर देता हूँ, एक नाम फिक्स कर लेता हूँ, उसी चीज़ के बारे में हम लगातार बात करते जाएंगे। चलिए देखो, जब भी मैं ये साइन बनाऊंगा व्यक्ति का, तो इसका कोई भी नाम डिसाइड कर लेते हैं, हल्का सा कोई भी नाम जो होगा। चलो मैं इसका नाम मोनू ले लेता हूँ, आसान होगा, थोड़ा छोटा सा नाम है, समझो। जब भी मैं ये बोलूँ मोनू, तब हम लोगों को समझना है इस प्रकार कोई व्यक्ति होगा वो कार्य करो। स्पेसिफिक नाम नहीं है कहीं से भी, ये नहीं, किसी को पर्सनल नहीं लेना है इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस चीज़ को रिलेट करेंगे तो आसान हो जाएगा। चलो देखें, मैं गति का पहला नियम समझा रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे। गति का नियम हमारा टॉपिक है, जिसको लिखना है लिख लेना। पहला नियम, गति के नियम में से हम पहले नियम को समझेंगे, और बहुत अच्छे से सुनना है इन चीज़ों को, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप लोगों ने एक भी पॉइंट मिस करने की कोशिश की तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, कभी दूसरे में चले जाएंगे, कभी तीसरे नियम में। ये चीज़ें अच्छे से हमें समझनी है। चलिए, गति का पहला नियम जो होगा वो क्या होगा। पहला नियम गति का जो होगा उससे रिलेटेड जितने पॉइंट है मैं पहले लिख लेता हूँ बोर्ड पर, आप भी साथ के साथ लिखिए, उसके बाद हम सब चीज़ों को समझते जाएंगे। देखो, गति का जो पहला नियम होता है उसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसी को कहा जाता है गैलीलियो नियम। गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, ठीक है। और इसी में हम क्या है कि हम इस नियम के अंदर ये समझेंगे कि बल क्या है, बल क्या है, कैसे कार्य करता है, किस प्रकार चीज़ें परिवर्तित होती है बल के साथ। अब देखें क्या होगा कि किसी वस्तु की स्थिर या किसी वस्तु की स्थिर या गति अवस्था में, स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन होता है
परिवर्तन होता है तो वस्तु इसका विरोध करती है, विरोध करती है। यह गुण जड़त्व कहलाता है। यह गुण जड़त्व कहलाता है। तो देखो अभी हमने इसमें कुछ समझा नहीं है, पॉइंट लिखे हैं, अब मैं इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई इसमें तो कुछ समझना नहीं, पहला जो नियम है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं, इसी नियम को गैलीलियो नियम का नियम कहते हैं। भाई जो तीनों नियम हैं उनको हम बोलते हैं न्यूटन के गति के नियम। लेकिन इन चीज़ों पर सबसे पहले इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की थी गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने पहला जो नियम है उसी पर रिलेटेड ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इसलिए पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसके अंदर बल क्या है, किस प्रकार कार्य करेगा, बल के कारण स्थिति में परिवर्तन है, गति में परिवर्तन है, ये किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, ये बल के कारण हम देखेंगे। अब इस पॉइंट को समझते हैं, यहाँ से हमारा ये नियम स्टार्ट हो जाएगा। देखो किसी भी वस्तु की स्थिर या गति अवस्था, स्थिर का मतलब वस्तु स्थिर रखी हुई है, उसका वेग नहीं है, कुछ भी एक पोजीशन पर स्थिर है, वो गति अवस्था में चल रही है। तो इसमें अगर परिवर्तन होता है, अगर हम लोग अपनी तरफ से परिवर्तन करते हैं तो वस्तु इस परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ये ध्यान रखना कि नेचुरल जो भी चीज़ें होती हैं इसमें ये है कि अपने अंदर परिवर्तन का हर वस्तु विरोध करती है, तो नियम हर जगह लागू होगा ये। तो अपने अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा होगा उन सब का क्या कर रही होगी वस्तु, विरोध कर रही होगी, और इस विरोध के गुण को क्या कहा जाता है, जड़त्व का गुण कहा जाता है। अब देखो कैसे 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 ये चीज़ें विरोध के रूप में आएंगी, तो मैं ये चीज़ें मिटा देता हूँ, अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं हम। देखिए पहला जो है मैंने ये बोला है कि जो स्थिर अवस्था है उसमें परिवर्तन का विरोध करते हैं। दूसरा जो मैंने बोला है जो गतिशील अवस्था है किसी भी वस्तु की, उसमें भी परिवर्तन का विरोध होता है। मान लेते हैं कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में रखी गई है, कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में रखी गई है, अगर उस वस्तु को हमें गति में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, या बोल दें तो कार्य करना पड़ेगा। तो हम जो कार्य कर रहे होंगे, तो बल के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि बल क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। तो जो बल हम लगाएंगे बाहर से, वो बल क्या काम आएगा, इसके आधार पर ही हम अलग अलग चीज़ें ये देख रहे होंगे। तो वैसे इसकी जब लैंग्वेज हम आगे बढ़ रहे हैं तब ये भी देखेंगे कि किसी भी जो स्थिर वस्तु है उसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिर ही रहेगी तब तक जब तक हम क्या नहीं यूज करेंगे, बाह्य बल यूज नहीं करेंगे। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति में हम बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल यूज नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं या नेचुरल लाइफ है उसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि घर्षण वगैरह जो होते हैं वो सारे विरोध में कार्य कर रहे होते हैं। तो मैंने बताया भी था कि घर्षण जो होता है हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे आएगी, वो ऊपरी नहीं चली जाएगी। इसका कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की तरफ कार्य कर रहा होता है। तो कोई ना कोई बल नेचुरल रूप से कार्य कर रहा है, हमें एक्स्ट्रा कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए जो मैंने अभी बोला था कि ये हमारा मोनू है, ठीक, और ये हर एक्सपेरिमेंट करके देखता है भी क्या क्या परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है। तो ये हर एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। इसके सामने ये बोल रखिए कोई भी, ये बोल है स्थिर अवस्था में रखी है, तो जब तक रखी है तो ये स्थिर रहेगी। लेकिन इसने क्या काम कर दिया, किक मारी इसके साथ, तो इसने ये देखा कि ये पहले यहाँ थी अब कहीं आगे चली जाएगी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो अब इसने सोचा भाई ये रुक कैसे रही है, तो क्या होगा कि जब बॉल चलेगी सतह के ऊपर आएगी तब घर्षण बल जो होगा वो इसकी गति का विरोध कर रहा होगा। घर्षण बल हमेशा इसके विपरीत दिशा में लग रहा होगा। अगर घर्षण बल पृथ्वी पर नहीं होता या घर्षण बल उस सतह पर नहीं लग रहा होता तो ये बॉल कभी भी रुकती नहीं। जब इसने गति करनी
उस प्रारंभ कर दी तो हमेशा ये क्या करती रहती, गति करती रहती। जैसे मान लेते हैं नॉर्मल हम देखते हैं कोई वस्तु हमने रख दी तो वो अपनी स्थिर जो स्थिति है उसी में रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता जब तक हम बाहर से कोई कार्य नहीं करते। तो जो हमारी स्थिर अवस्था थी और गतिशील अवस्था थी उसमें परिवर्तन का मतलब ये आ गया कि जो स्थिर है वो तो रुक जाए या जो गतिशील है वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो वो जो परिवर्तन नहीं आएंगे। अगर किसी भी वस्तु के अंदर ऐसा कोई परिवर्तन आ रहा है, जैसे गतिशील वस्तु है और उसको हमें रोकना है, तो गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें बाहर से कोई कार्य करना पड़ेगा। वो बॉल अपने आप नहीं रुकेगी अगर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा होगा। तो यही गति का पहला नियम होता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो हमेशा गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया जाए। तो ये जो है हमारी लैंग्वेज है। अब जितने भी इस पर एग्जाम्पल है मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, यहाँ मैं डायग्राम बना के। अब देखें, देखो कैसे, मैं ये मान लेता हूँ ये गिलास है, साइज थोड़ी बड़ी बनाई है ताकि आप लोगों को दिखाई दे, और इस गिलास के ऊपर ये गत्ता रखा है। ये गिलास है, जैसे गिलास के ऊपर गत्ता रखा है, इस गत्ते के ऊपर एक सिक्का रख दिया हम लोगों ने, 1 रुपए का सिक्का रख दिया, हल्का जो होगा। तो ये हमारा मोनू, इसके साथ तो वही एक्सपेरिमेंट करेगा ये कोई ना कोई। इसने क्या काम किया, गिलास लिया, उसके ऊपर गत्ता रख दिया और गत्ते के ऊपर सिक्का रख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इस पे एग्जाम्पल लेने स्टार्ट कर दी है मैंने, कैसे कैसे एग्जाम्पल है। तो ये पहला एग्जाम्पल होगा, और अगर आप लिख रहे हैं साथ के साथ तो हेडिंग लगा लेना पहले ही, मैं उसके बाद लिखवाना चाह रहा था लेकिन लिख रहे हैं साथ के साथ तो यहाँ डाल लेना हेडिंग, स्थिर अवस्था में जड़त्व। स्थिर अवस्था में जड़त्व। स्थिर अवस्था के जितने एग्जाम्पल है वो हम पहले कर लेते हैं, गतिशील के बाद में कर लेंगे। और मैं यहाँ बता देता हूँ ये 3 टाइप से होगा, गतिशील, गति अवस्था में, स्थिर अवस्था में जड़त्व, गतिशील अवस्था में जड़त्व, और जब उसकी दिशा परिवर्तित हो रही होगी तब जड़त्व है। 3 प्रकार से हम देखेंगे। ये लगभग चीज़ हम लोगों ने बल में देखी थी कि बल क्या कर सकता है, स्थिर वस्तु को गतिशील में ला सकता है, गतिशील को स्थिर में, और उसकी दिशा भी परिवर्तित कर सकता है। तो उसी पे बेस हम 3 चीज़ें यहाँ देखेंगे, स्थिर अवस्था में जड़त्व। अब देखो ये गिलास है और इस गिलास के ऊपर गत्ता रखा गया है। गत्ता, ये ध्यान रखना थोड़ा गिलास भारी हो अगर हम लोग नॉर्मल कर रहे होंगे तो, और गत्ता जो रखा जा रहा है ऊपर वो थोड़ा सा हल्का मोटा गत्ता हो, ज़्यादा भारी ना हो, और उसका चिकना जैसे होता है ना वो होना चाहिए गत्ता, और उसके ऊपर सिक्का रख दे। अब इस मोनू ने क्या काम किया, बल लगाया F। कैसे, जैसे ये जो गत्ता है इस पर इस तरीके से जोर से क्लिक कर रहे होंगे, जोर से क्लिक किया। जब इसने ऐसा किया तो गत्ता क्या है यहाँ से निकल गया, और ये जो सिक्का है वो कहाँ गिर गया, गिलास के अंदर। अब इसने ये सोचा भाई ये कैसे हुआ, सिक्का जब हम लोगों ने गत्ते को गति करवाई, गत्ता यहाँ से आगे निकल गया, जब उसके ऊपर जो वस्तु रखी हुई है वो वस्तु कहाँ जानी चाहिए थी, इसके साथ आगे, लेकिन यहाँ तो गजब हो गया, ये सिक्का इसके नीचे गिर गया और गत्ता आगे चला गया गिलास के अंदर, यहाँ आ जाता है सिक्का। इसने वापस किया तो बार बार जब रिपीट किया तब यही चीज़ देखने को मिली। यहाँ से हम निष्कर्ष देखो कैसे निकाल रहे हैं, कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखो कैसे हम लोगों ने क्या काम किया है, ये गत्ता और इस गत्ते पर बाह्य बल लगाया है, बल F। क्या लगाया है, गत्ते पर बल लगाया F। जब गत्ते पर बल लगाया तो गत्ता क्या है, स्थिर अवस्था में, और हम जब बल लगाएंगे तो गत्ता किस अवस्था में आ जाएगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जो ऊपर इसके सिक्का रखा है, इस सिक्के के ऊपर हमने किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगाया है, तो क्या वस्तु की, ये जो सिक्का है इसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने सिक्के पर तो कोई बल नहीं लगाया है। अब देखो जब गत्ते पर बल लगाया है तो गत्ता क्या होगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा, गत्ता यहाँ से चलना प्रारंभ कर देगा। तो ये जो सिक्का होगा ये भी क्या होगा,
अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा। ये गत्ता क्या कोशिश करेगा, ये सिक्का इसके साथ चले, लेकिन सिक्का उस स्थिति में परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करेगा तो कैसे, गत्ता आगे निकल जाएगा और सिक्का यहीं पर गिर जाएगा, तो सिक्का इसके अंदर नीचे। तो ये इस प्रकार, तो इसकी जो स्थिर अवस्था है ये अपने अंदर परिवर्तन का विरोध कर रही है। ये इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, स्थिर अवस्था में जड़त्व का। हमें जो मैंने चीजें बोली हैं इस प्रकार की लैंग्वेज कहीं भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इस प्रकार का एग्जाम्पल देके पूछा जाएगा कि ये न्यूटन के कौन से नियम का पालन कर रहा होता है, या इस प्रकार के दे देगा कि ये यहाँ जो है वो स्थिर अवस्था में जड़त्व का गुण प्रदर्शित हो रहा है, गतिशील अवस्था में जड़त्व का गुण प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार की चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो आप चाहे डायग्राम बना के इस चीज को समझ रहे हैं तब भी ठीक है, ये लैंग्वेज लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मोनू बदमाश है ये पूरा, हर बार काम गत्ता है, गत्ते पर बल लगाया, ऊपर जो सिक्का है वो सिक्का स्थिर अवस्था में है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध दर्ज करवाएगा। और विरोध कैसे दर्ज करवाएगा, गत्ता आगे निकल जाएगा, सिक्का नीचे गिर जाएगा। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और होता है, मान लेते हैं ये टेबल है, वो टेबल पर घर्षण बल नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्सेज कार्य नहीं कर रहे हो। इस प्रकार की हल्की जो रबर वगैरह की साइकिल हमारे पास आती है ना, जैसे चक्कर जो आते हैं, मान लेते हैं इस प्रकार के रखा, सिक्का ही मान लेते हैं हम लोग कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे सिक्के रखे हुए हैं। हम लोगों ने क्या काम किया, जो सबसे नीचे का सिक्का है, सबसे नीचे का सिक्का है यहाँ, ये रहा, ये हमारा मुन वापस सबसे नीचे के सिक्के पर वो खेलना चाह रहा था इसके साथ कि सबसे नीचे का जो सिक्का है इसको अगर हम आगे चलाएंगे तो सारे के सारे सिक्के इसके साथ चलेंगे। लेकिन उसने जब सबसे नीचे वाले सिक्के पर आगे बल लगाया, आगे की तरफ बल लगाया, तो फिर गजब हो गया कि ऊपर के जो सारे के सारे सिक्के हैं वो यहीं आ गए, लेकिन नीचे का जो सिक्का था वो आगे निकल गया। अब देखो ये कैसे होगा, जो भी सबसे नीचे का सिक्का है उस पर तो हम क्या यूज कर रहे हैं, बाह्य बल काम ले रहे हैं, तो बाह्य बल के कारण स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन ऊपर के जो सिक्के हैं उन पर हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई बल काम नहीं कर रहा है। ऊपर का अगर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ऊपर के जो सिक्के उनमें उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो नीचे के सिक्के हैं उनकी स्थिति में, नीचे का जो सिक्का है उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, वो आगे निकल जाएंगे, बाकी सारे के सारे सिक्के उसी पोजीशन पर रह जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल भी किसका हो जाएगा, स्थिर अवस्था में जड़त्व का एग्जाम्पल हो जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे बेस, जितने ले सकते हैं हम लोग। देखो ये मान लेते हैं रस्सी है, इस प्रकार बांधी गई है, और इस रस्सी के ऊपर हम लोगों ने पर्दा रख दिया। पर्दा था कोई खराब हो गया, उसको ला करके हम लोगों ने क्या कर दिया, इस रस्सी के ऊपर ऐसे लटका दिया। और ये हमारा बदमाश मोनू कहीं बाहर गया हुआ था, घर वाले सफाई कर रहे थे, पर्दे को तो इस पे लटका दिया। ये आया बाहर से, इसके हाथ में ये डंडा है। उसने क्या काम किया, बाहर से जैसे ही पर्दे को देखा गंदा है, उसने डंडे से पीटना स्टार्ट कर दिया इसको। जैसे ही उसने क्या काम किया, इस पर्दे के ऊपर डंडे से मारने स्टार्ट किया, तो देखने को मिला कि इसके अंदर, पर्दे के अंदर जो धूल वगैरह के जो कण थे वो बाहर निकल रहे हैं, अलग हो रहे हैं इस प्रकार। और जब 10-12 इसने यूज किए तो पर्दा क्या हो गया, साफ हो गया। तो अब हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझना है कि ये कैसे हो रहा है। क्वेश्चन में हमें क्या मिल जाएगा कि ऐसे मिलेगा, पर्दे पर लट्ठी से प्रहार करने पर उससे धूल के कण वगैरह अलग होते हैं, ये न्यूटन के नियम के कौन से नियम का पालन कर रहे होते हैं। तो देखो कैसे, अब ये पर्दा था, हम लोगों ने क्या काम किया, रस्सी से इससे डंडे से इसके ऊपर बल लगाया। तो पर्दे पर जब बल लगेगा तो पर्दा इस डंडे के साथ क्या करेगा, गति करेगा। लेकिन इसके अंदर जो धूल वगैरह, मिट्टी के जो कण हैं, वो मिट्टी वगैरह के जो कण होंगे वो क्या रहेंगे, उस परिवर्तन का विरोध कर रहे होंगे। पर्दा तो गति करेगा लेकिन वो उस परिवर्तन का क्या कर रहे होंगे, विरोध कर रहे होंगे। और विरोध कैसे होगा कि वो अपनी पोजीशन पर स्थिर रहेंगे, लेकिन पर्दा गति करेगा। तो पर्दा गति करेगा, वो कण अपनी पोजीशन पर स्थिर रहेगा, तो पर्दा और कण दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इस पर्दे से धूल के कण वगैरह बाहर निकल जाएंगे और ये थोड़ा साफ हो जाता है। तो यही क्वेश्चन
अगर पूछ लिया जाए कि पर्दे पर डंडे से मारने पर धूल वगैरह के कण निकलते हैं तो न्यूटन के किस नियम का पालन होता है, या इस प्रकार पूछ लेगा यहाँ स्थिर अवस्था में जड़त्व का गुण प्रदर्शित हो रहा है, गतिशील अवस्था में, इस प्रकार की चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग इस पे। ये मैं मान लेता हूं बस है, ये बस, और इस प्रकार सीटें हैं, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं और इसका ड्राइवर है हमारा मनु। तो बच्चा है, शैतानी करेगा। अब ये क्या कर रहा है, लोग जब चढ़ रहे होते हैं या खड़ा, ये जाता है अचानक, बोलता है मैं चलाऊंगा, और अचानक से स्टार्ट करके चलना स्टार्ट, इसको स्पीड दे देता है। अगर बस अचानक चलेगी तो मान लेते हैं यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, ये बस के अंदर खड़ा है और इसको पहले से नहीं पता है कि ये अचानक इस प्रकार गति करवा देगा। तो जब ये अचानक बस आगे की तरफ चलेगी तो क्या होगा, इस व्यक्ति को जो बस के अंदर, बहुत बार हमें भी देखने को मिल सकता है ये जनरल लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में भी, कि इस प्रकार बस अचानक चलना स्टार्ट कर देती तो हमें एक धक्का महसूस होता है, और ये धक्का किसकी तरफ महसूस होगा, पीछे की तरफ महसूस होगा। इसकी डायरेक्शन वगैरह ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अब देखो ये किस प्रकार स्थिर अवस्था में जड़त्व के गुण को प्रदर्शित कर रहा होगा। यहाँ से देखें कि मोनू ने अचानक बस चलना प्रारंभ किया है, तो चलाएगा कैसे, बल्ली तो लगा रहा है एक प्रकार से, इंजन कार्य करेगा तो इंजन बल्ली लगाएगा। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हुआ है इस बस के सरफेस पे, ये जो व्यक्ति खड़ा है, इसके जो पैर हैं वो बस के टच में है, कॉन्टैक्ट में। हम बस में जब खड़े होते हैं तो हमारे पैर तो टच होते हैं स्टै के साथ। तो जैसे ही वस्तु इस बस ने चलना प्रारंभ किया है तो इसके नीचे का जो भाग बस की स्टै को स्पर्श कर रहा होगा वो इसके साथ गति करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन हमारा जो नीचे से ऊपर का जो भाग रहेगा, ऊपर का भाग तो टच में नहीं है बस के साथ, तो वो क्या होगा, वस्तु के साथ गति प्रारंभ नहीं करेगा। तो हमारे जो ऊपर का भाग जो होगा अपनी जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रहने का प्रयास करेगा, लेकिन नीचे का भाग कहाँ चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। तो अगर हम हमारे ऊपर का भाग उसी पोजीशन में रहने का प्रयास कर रहा है और नीचे से हम कहाँ चले जा रहे हैं, आगे की तरफ, तो हमें कैसे महसूस होगा, पीछे की तरफ ऐसा लगेगा जैसे हमें कोई धक्का दे रहा होगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का। तो इसमें कैसे लैंग्वेज में हमें ऐसा मिल जाएगा कि कोई भी व्हीकल है वो अचानक चलना प्रारंभ कर देता है तो हम पीछे की तरफ एक धक्का महसूस करते हैं, एक बल महसूस करते हैं। वो कौन से नियम का पालन कर रहा होता है या इसमें से किस प्रकार का एग्जाम्पल है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ये पेड़ है, बना रहा हूँ अभी। ये बड़ा सा पेड़, मान लेते हैं झाड़ी है, इसमें बेर लगे हुए। चलिए ठीक, ये हमारा मोनू हर काम करके देखेगा खुद। तो देखो, और बच्चे का ये नेचुरल बिहेवियर भी होता है कि वो हर चीज़ को खुद करने का प्रयास करता है। देखिए इसको ये बेर दिखाई दे रहे हैं तो डायरेक्ट तो ये ले नहीं पाएगा। इसने क्या काम किया, अपने हाथ में पत्थर लिया और यहाँ दे मारा ऊपर। तो पत्थर जैसे यहाँ जाके जहाँ लगेगा, जिस शाखा पे जाके लगेगा, तो यहाँ से क्या होगा, देखो मान लेते हैं ये कोई ब्रांच है उसकी, उस ब्रांच पे जाके ये पत्थर हमारा लग रहा है। तो जैसे ही ये बाहर से पत्थर जाके इस ब्रांच पे लगेगा तो पत्थर जाके क्या बल ही तो आरोपित करेगा। जितनी एनर्जी हम लोगों ने पत्थर को दी है वो एनर्जी वो किसको ट्रांसफर कर देगा, उस ब्रांच पर कर देगा। तो ये जो शाखा रहेगी ये अचानक बल लगने के कारण किस अवस्था में आ जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी। मैं ये मान रहा हूँ इससे मार रहा है तो ये आगे की तरफ गति कर रही होगी। लेकिन जो इस शाखा पर बेर वगैरह लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, इस परिवर्तन का विरोध करेंगे। मतलब अगर शाखा आगे की तरफ गति कर रहे हैं तो बेर जो लगे हैं वो अपनी सेम पोजीशन पर रहने का प्रयास करेंगे। सेम पोजीशन पर रहने का प्रयास करेंगे तो शाखा तो आगे चले जाएगी, बेर वगैरह पीछे रहेंगे। तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन पर टूट के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा नियम पालन हो रहा है, पहला। तो
देख लें हम लोग कि ये जो हमारी ब्रांच है, इस ब्रांच पर हमने बल आरोपित किया, तो जिस ब्रांच पर हम लोगों ने बल आरोपित किया वो तो गतिशील अवस्था में आ जाती है, लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए पार्ट है वो गतिशील अवस्था में आने का विरोध करते हैं, इसीलिए तो एक पोजीशन पर आगे जाके रुक जाती है, फिर अपनी वापस पोजीशन पर आ रही है। वो क्रिया प्रतिक्रिया तीसरे नियम का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी केवल इसी पे देख रहे हैं। तो यहाँ जो बेर वगैरह होंगे वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। तो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज के रूप में दे देगा कि जब भी हम पेड़ को हिलाते हैं या उसके ऊपर कोई पत्थर मारते हैं या किसी भी प्रकार से, तो पके हुए जो फल होते हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण ये रहेगा कि स्थिर अवस्था में जो जड़त्व होगा उसके कारण आएगा, या न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो ये 4 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन पर हम लोगों ने बातचीत की है। मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की, इस प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास आता है उस चीज़ों, ये सारी चीज़ें उसी में भी अप्लाई हो रही होगी। तो हमें वापस मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि लाइन टू लाइन इन चीज़ों को थ्योरी के रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें समझने के लिए आवश्यक है कि ये किस प्रकार। तो एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया है कि क्या स्थिर अवस्था में जो जड़त्व कार्य करता है वो कैसे करता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे, गतिशील अवस्था में जड़त्व जो कैसे कार्य करेगा। चलिए, गति अवस्था में जड़त्व। गति अवस्था में जड़त्व, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। लंबी कूद जो होती है वो एक किसका एग्जांपल होता है? गति अवस्था में जड़त्व का। देखो, हम लोगों ने देखा होगा कभी अगर आप लोगों ने प्रयास किया है लंबी कूद कूदने का, तो या नहीं कूदे हैं तब भी आप लोग देखे होंगे जो कूदने वाला होता है वो थोड़ी दूर से भाग के आता है। उसका भाग के आने का कारण क्या होगा कि जो जब भाग के आएगा तब क्या होगा, वो अपने आप को गतिशील अवस्था में लेके आ रहा है, और जब कूदेगा तब अपने बल को, जो एक्सटर्नल बल जो वो भाग के आ रहा है जो कार्य कर रहा है उस कार्य को हटा लेगा जब कूदेगा तब। लेकिन जो उसकी गति है वो हमेशा जो व्यक्ति है वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करेगा। तो जितनी दूर वो जा सकता है लंबा जा सकता है, लेकिन अगर खड़ा खड़ा व्यक्ति कूदेगा ना तो इतनी दूर वो नहीं जा पाएगा। तो जितना बल या जो गति उसके अंदर है उसी को वो आगे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो हम तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये लाइन है और ये यहाँ पर हमारा मुंह है, यहाँ से ये भागेगा और भाग के इस लाइन से ये लंबी कूद कूदेगा। ऐसे मान लेते इतनी दूर कूद गया, ये इतनी दूरी कूद जाएगा। तो यहाँ से जब वो भागेगा तो जो एनर्जी वो यूज कर रहा होगा, वो जो बल वो लगा रहा होगा अपने आप में, वो बल उसको गतिशील अवस्था में लेके आ रहा है। और यहाँ आके जो वो आगे की तरफ कूदेगा तो जो गति उसके पास थी, उसका जो शरीर था उसी गति से आगे की तरफ चला जाएगा, तो वो हवा में चला जाएगा आगे की तरफ। तो जब वो कूद रहा होगा तो थोड़ा हाइट पे भी जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण भी उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, और सामने से हवा है जो वो भी उसका विरोध कर रही होती है। अगर विरोध नहीं होता किसी भी प्रकार का तो ये लगातार हवा में उड़ता ही चला जाता। तो इस प्रकार लंबी कूद भी जो होगी वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा गतिशील अवस्था में जड़त्व का हो जाएगा। इस बार वो स्थिर नहीं रहा, मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो बस होती है वो अचानक चलना प्रारंभ कर दे तब। अब की बार दूसरा उल्टा, बस में अचानक ब्रेक लगाने पर, बस में बस के अचानक ब्रेक लगने पर, अचानक ब्रेक वापस बना लेते हैं वो अपनी बस। ये रही बहुत बड़ी, लोग बैठे हैं पीछे की तरफ और ड्राइवर वही अपना बस भगा रखी है फुल। अचानक दिखता है इसको यहाँ से कोई व्यक्ति गुजर रहा होता है, तो ये क्या करेगा, अचानक ब्रेक लगाए। तो इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लेते हैं इसकी सतह पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तब क्या होगा, तो जैसे ही अचानक ब्रेक लगे सेम वही पॉइंट काउंट होगा यहाँ भी कि जिस सतह पर वो खड़ा होगा बस की सतह पर, तो वो गतिशील है, पहले गतिशील है, तो ये व्यक्ति जो होगा वो क्या किस अवस्था में रहने का प्रयास करेगा, लगातार गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करेगा। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के कारण जो ये है
बस है या बस की जो सरफेस है या बस का जो भी पार्ट है वो कौन सी अवस्था में आ रहा है, धीरे धीरे गति स्थिर अवस्था में आ रहा है। तो व्यक्ति का जो पार्ट नीचे का टच हो रहा होगा बस की सरफेस के साथ, वो तो क्या हो जाएगा, बस के साथ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे जो ऊपर का भाग होगा वो क्या हो जाएगा, उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जिस गति से वो बस चल रही थी तो व्यक्ति के ऊपर का जो भाग होगा वो भी क्या होगा, उसी गति से आगे जाने का प्रयास करेगा। तो हम क्या करते हैं, अचानक बस का ब्रेक लगने से हम आगे की तरफ इस प्रकार धक्का महसूस करते हैं। तो जब बस के अचानक ब्रेक लगेंगे, अचानक ब्रेक लगने के कारण व्यक्ति आगे की तरफ झुकता है, तो आगे की तरफ झुकेगा, ये भी किसका क्या हो जाएगा, जड़त्व के नियम का हो जाएगा। अब इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल। एक इसका अच्छा एग्जाम्पल और है कि जो रेलगाड़ी होती है, चलती हुई रेलगाड़ी से काफ़ी लोग कूदने का प्रयास करते हैं, चलती हुई रेलगाड़ी से उतरने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत जल्दी गिर जाता है, इस प्रकार का जो प्रयास करेगा। इस बार ये रेलगाड़ी मान लेते हैं, ये बुक से लग इस दिशा में गति कर रही होती है, और यहाँ मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वही अपना मन इस डब्बे के अंदर है, वो रेलगाड़ी के उतरने से पहले, टिकट नहीं है इसके पास, भागेगा ये पहले टीटी से डर के। तो ये क्या है, चलती हुई रेलगाड़ी से उतरने का प्रयास करेगा। अब देखो, जैसे ही ये बस रेलगाड़ी से नीचे उतरेगा, यहाँ सरफेस पे आएगा, तो इसके जो पैर होंगे वो कहाँ टच करेंगे, सतह पर, धरती पर, धरातल पर। तो धरातल क्या है, स्थिर अवस्था में है, लेकिन रेलगाड़ी कौन सी अवस्था में है, गतिशील है, गति कर रही है रेलगाड़ी। तो जब तक वो रेलगाड़ी में है तब तक वो खुद क्या है, रेलगाड़ी की जितनी स्पीड है उस रेलगाड़ी से, जैसे स्टेशन पर धीरे धीरे थोड़ी धीरे होती है तो काफ़ी लोग उतरने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने ये देखा भी हो, बहुत जल्दी गिर जाते हैं, उनमें कंट्रोल बहुत कम हो पाता है। तो केवल वही लोग कंट्रोल कर पाएंगे जो जिस दिशा में गति कर रही है रेलगाड़ी उसी दिशा में उतर के भागने का प्रयास करें, क्योंकि तो भाई रेलगाड़ी के बराबर तो हम नहीं भाग पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो क्या करेगा, अचानक भागने का प्रयास करेगा तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। लेकिन कोशिश मत करना अगर इस प्रकार का कोई भी पार्ट जो है वो। तो ये जो व्यक्ति है या जो नीचे कूद रहा होगा वो क्या होगा, धरातल पर कूदेगा, और धरातल पर कूदते ही उसके पैर किसके कांटेक्ट में आएंगे, धरातल पर। धरातल किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। जब वो रेलगाड़ी से कूदेगा तो उसका जो पूरा शरीर है वो रेलगाड़ी की गति से गति कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही धरातल पर उसके पैर टच होंगे, धरातल स्थिर अवस्था में है और उसके पैर स्थिर अवस्था में आने का प्रयास करेंगे। तो धरातल में जैसे ही टच में आते हैं उसके पैर तो स्थिर अवस्था में जल्दी आने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके जो ऊपर का पार्ट होगा वो क्या होगा, जिस गति से रेलगाड़ी चल रही थी उसी गति से चलते रहने का प्रयास करेंगे। तो वो अचानक क्या हो जाता है, मुंह केवल आगे गिर जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में उतरता है तो वो तो श्योर है गिरेगा ही गिरेगा, 100% गिरेगा वो। लेकिन अगर उसी डायरेक्शन में उतर के भागने का, तेज गति से भागने का प्रयास करता है, हो सकता है वो अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि चलती हुई रेलगाड़ी से उतरता हुआ व्यक्ति गिर जाता है, ये किस नियम का पालन, किस नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग होगा। और कब होगा, गतिशील अवस्था में जड़त्व का जो नियम होगा उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा होगा। दिशा में जो परिवर्तन होंगे उसके कोई बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग नहीं काम में लेंगे, क्योंकि दिशा में परिवर्तन जैसे बल कार्य करता होता है उसी प्रकार कर रहा होता होगा। अब देखो, जो मैं बहुत बार कम से कम 15-20 मिनट से यूज कर रहा हूँ, जड़त्व है, जड़त्व है, जड़त्व है, तो हो सकता है किसी के दिमाग में ये चीज़ आई हो, ये जड़त्व है क्या चीज़, किस प्रकार हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। इस पॉइंट को हम और समझते हैं। देखो, जड़त्व क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले मैंने बताया था स्टार्ट में, जहाँ की कोई वस्तु अगर स्थिर है और गतिशील अवस्था में है तो दोनों में ही अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसका विरोध करती है वस्तु, और इसी विरोध को जड़त्व का गुण कहा जाता है। जड़त्व कैसे कैसे, देखो, जड़त्व जो होगा, मान लेते हैं हम किसी एक ट्रक को धक्का देते हैं, एक ट्रक को धक्का देते हैं, और अगर वही व्यक्ति दूसरे पे क्यों जाए, अपने मोनू पे आ जाते हैं, मोनू ट्रक को धक्का देता है और एक अपनी साइकिल को धक्का देता है, दोनों में क्या डिफरेंस हम महसूस कर रहे होंगे। नॉर्मल सी बात है, हो सकता है साइकिल थोड़ी बहुत गति हो कर जाए, चलना प्रारंभ कर दे, लेकिन ट्रक तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ हम अपनी इसी चीज़ को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। कैसे कि जो वस्तु बड़ी है वो ज़्यादा विरोध करेगी, जैसे ट्रक पर हम बल लगा रहे हैं, वो ज़्यादा विरोध कर रही है, और ज़्यादा विरोध कर रही है, इसके कारण वो गतिशील अवस्था में
नहीं आ पा रही हैं। लेकिन साइकिल छोटी है, द्रव्यमान उसका कम है, तो द्रव्यमान कम होने के कारण वो विरोध तो करती है, लेकिन जितना ट्रक विरोध करता है उतना साइकिल नहीं कर पाती है। तो जड़त्व जो होगा उसको अगर हम सिंपल बोले तो ये एक प्रकार से द्रव्यमान का माप होगा, द्रव्यमान का माप होगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उसमें जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होगा, जितनी वस्तु छोटी होगी उसमें भी जड़त्व का गुण उतना ही कम होगा। छोटी का मतलब द्रव्यमान के पदों में, कितनी भारी है कितनी हल्की है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं, अगर द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है तो उस वस्तु के अंदर जो जड़त्व का गुण होगा वो भी अधिक होगा, और अगर द्रव्यमान कम है तो उस वस्तु के अंदर जड़त्व का गुण भी क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ हमारी आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया जड़त्व, और जड़त्व क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का जो माप होगा। एक प्रकार से जो द्रव्यमान का माप होता है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा वो परिवर्तन का उतना ही ज़्यादा विरोध करेगा। तो एक प्रकार से द्रव्यमान को हम क्या बोल सकते हैं, जड़त्व बोल सकते हैं, और द्रव्यमान का माप ही जड़त्व होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है न्यूटन का केवल और केवल पहला नियम और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। मैंने कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से डायग्राम बना के वो सारी। अगर फिर भी कोई आप लोगों को दिक्कत आ रही है इस चीज़ में तो एक बार वापस देखिए इस चीज़ को, मैं कहाँ कौन सी चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी हम आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप ऑफलाइन आप लोगों के पास जो भी कॉन्टैक्ट है, जितने लोग हमारे कॉन्टैक्ट में हैं वो लोग भी इस चीज़ को प्रयास करें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इस पार्ट का। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें कार्य देखेंगे, कार्य के बाद ऊर्जा और शक्ति। अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बचा है ये पार्ट हमारा, लगभग 2 क्लासों में हम इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे होंगे उस पूरे चैप्टर को। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कोशिश कीजिए इस चीज़ों को अपने आप से रिलेट करने की कोशिश। और दूसरी बात, फिजिक्स में ये चीज़ रहेगी, जो चीज़ हमें होती है वो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई देती है वो होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ कार्य कर रही होती है। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो रही होंगी, ऊर्जा भी उसमें कनेक्ट हो रही होती है, कई बार कुछ अलग प्रतिरोध भी यूज हो रहा होता है। तो केवल आदर्श कंडीशन नहीं होती हैं, हम ये सारी बातें कर रहे होते हैं जब आदर्श कंडीशन की होती है। तो आदर्श तो कुछ होता नहीं है, आप लोगों को पता ही है, केवल नाम के लिए होता है। तो कीजिए इसको, एंजॉय कीजिए अपने इस सेशन को, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और बाकी आप लोग इस चीज़ पर अलग अलग चीज़ें अलग अलग बुक से उठाइए, अलग अलग बुक से इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मैं पहली क्लास में बोल चुका हूँ, जब तक आप लोग इन चीज़ों पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो जितना आप लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कहीं से भी कर रहे होंगे उतना ही शार्प होता चला जाएगा आप लोगों का माइंड। तो अंतर भी आप लोगों को समझ में आएगा, इसमें ये चीज़ें क्यों होती हैं, इसमें क्यों नहीं होती। और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी थ्योरी, जितनी विस्तार से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ उतनी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ आप धैर्य रखिएगा, ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जैसे ही तैयारी करना स्टार्ट करता है तो स्टार्ट में उसमें जोश होता है, तो उस जोश के कारण वो क्या करता है, एक ही दिन में सब कुछ जानने का प्रयास करता है कि आज ही हमें बता दें इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जिस पॉइंट को कहाँ डिस्कस करना है वहाँ मैं आपके बिना बोले डिस्कस करूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं एक ही चैप्टर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपके इंक्लूड कर दूँ। अब अगर कोई धारा का कोई पार्ट है या जैसे सदिश मैंने स्टार्ट की है, तो ऐसा नहीं कि मैं इसी एक ही पॉइंट के अंदर सदिश भी समझा दूंगा सारी चीज़ें। मैं उस वीडियो में बोला था सदिश हम अलग से टॉपिक करेंगे, इकाई और भी वहाँ जहाँ कर रहे होंगे उसके साथ पहले। तो जो चीज़ें जहाँ करवानी होगी मैं करवाऊँगा, लेकिन आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ करवाना है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊँगा। आप लोगों को जितना करवाया जा रहा है बस आप लोग उस चीज़ को क्लियर करते जाइएगा, बस चलते जाइए उसके चीज़। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों को।